गो कि मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब ने ऐसा क्यों कहा है? और गालिब तो गालिब, हमारे बहुत बड़े पुरोधा, हमारे बहुत विद्वान और चिंतक भी ऐसा ही मानते हैं कि आदमी की मूल प्रकृति अच्छी नहीं है, अभी उसको इंसान होने में बड़ा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि जब मूल ही प्रकृति अच्छी नहीं है तो कैसे संभव है? आदमी लोलुप, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, पाखंडी, द्वेषी और स्वार्थी है। ऐसा ही तो मानते आए हैं हम, और हम अपने अगल बगल ऐसा महसूस भी करते हैं। पर आज के वैज्ञानिक इसके कुछ बरक्स रिजल्ट निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि आदमी के बारे में ये धारणा मूल रूप से सही नहीं है। रॉटगर ब्रेगमैन तो यहाँ तक मानते हैं कि आज की तमाम समस्याओं की जड़ यही धारणा है कि आदमी का स्वभाव या आदमी मूल रूप से अच्छा नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर इस धारणा को बदल दिया जाए और शायद हम ये मानने लगें कि आदमी मूल रूप से बहुत अच्छा होता है, हाँ परिस्थितियाँ उसको मुश्किल में डालती हैं, तो शायद हम एक नए परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को देख सकेंगे और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। तो कैसे संभव है ये? 1999 बेल्जियम का बार्नेस शहर। हर रोज की तरह आज की सुबह भी सुहानी थी और बार्नेस के एक छोटे से स्कूल में सब कुछ अपने आप सुचारू रूप से चल रहा था कि दोपहर के भोजन के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। लगभग 9 बच्चे ऐसे थे जिन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और टीचरों ने खोज करने की कोशिश की कि बच्चों ने ऐसा क्या खाया था जिससे उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ, या जो कुछ भी वो जो बीमारी हो गई थी उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों ने, और लगभग उन सभी बच्चों ने जिनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने कोका कोला पिया था। हालांकि वो अपने खाने भी खा रहे थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी कि सबने कोका कोला पिया था। अब खबर आग हो गई, खबर फैल गई कि कोका कोला पीने से बच्चों की तबीयत खराब है। आनन फानन में प्रेस को भी खबर हो गई। अब चारों तरफ ये शोर मच गया कि कोका कोला पीने से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। कोका कोला कंपनी हरकत में आती इससे पहले लगातार खबरें आने लगीं कि दूसरे स्कूलों में भी बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, और लगभग पूरे बेल्जियम में ये खबर फैल गई और ये सूचनाएं आने लगीं कि बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। कंपनी ने अपने बहुत सारे बॉटल वापस लगभग मंगाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे गोदाम से अपने बॉटल नष्ट कर दिए, लेकिन तब तक ये घटना बेल्जियम से बाहर निकलकर फ्रांस तक पहुंच गई थी। खैर, मसले पर काबू पाया गया, कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन हाँ, बच्चों की तबीयत तो निश्चित रूप से खराब हुई थी। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद जब टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने, जो विश्व वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने शोध किया तो उन्होंने पाया कि बच्चों के खून, मलमूत्र और पेशाब में कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई जिससे ये साबित हो कि उन्हें कहीं से भी विष या कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ खाई हो। हाँ, कुछ ये बात सही है कि कुछ बच्चों ने कोका कोला पिया था, तो शायद संभवतः कुछ बच्चों के उस कोका कोला में कुछ रहा हो, या और भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन इतने सारे देश के बच्चे, उनको इतनी सारी बीमारी कैसे हुई? जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उन बच्चों की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो क्या वो झूठ में बीमार थे या बहाना कर रहे थे? नहीं, बच्चे सचमुच में बीमार थे। क्या है सच? एक तरह का सच होता है कि चाहे हम उसमें विश्वास करें या न करें, फिर भी वो सच होता ही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, कोई चीज़ ऊपर फेंकी है तो वो नीचे आती है, हम माने न माने ये होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, ये एक सत्य है, हम माने न माने ये होता है। 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली, ये एक सच है। गांधी जी की हत्या हुई, ये एक सच है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, ये एक सच है। पर कुछ सच ऐसे होते हैं
जिनमें सच होने की संभावना मात्र होती है। वो सच हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। जैसे आपने विश्वास कर लिया, आपने सोचा कि आपने एक धारणा बनाई कि वो अमुक बैंक दिवालिया हो जाएगा। अब आपके कुछ मित्रों ने आपकी इस धारणा पर विश्वास कर लिया। आप एक ऐसे समुदाय के लीडर हैं कि लोग आपकी बात सुनते हैं। अब ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोग उस बैंक से अपने खाते को बंद करना शुरू कर देते हैं, पैसे निकालना शुरू करते हैं, और तब वो बैंक अवश्य ही दिवालिया हो जाएगा। एक संभावना थी सत्य होने की और वो सत्य हो गई। आपने एक धारणा बनाई थी और वो सत्य हो गई। आइए थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट पर बात करते हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको दवा दी और आप ठीक हो जाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि डॉक्टर ने आपको कोई खास दवा नहीं दी थी, उसने आपको एक मीठी गोली दी थी और आप ठीक हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप डॉक्टर पर विश्वास करते हैं कि डॉक्टर जो दवा देगा उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, और आप उस दवा पर भी विश्वास करते हैं, और यही विश्वास आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है कि आपका शरीर स्वयं को खुद को ठीक कर लेता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट आई कि लगभग 3/4 उदाहरणों में प्लेसिबो ने काम किया, यानी कि कुछ मरीजों को दवाएं दी गईं और कुछ को मीठी गोलियां दी गई, और देखा गया कि एक ही तरह की बीमारी में दोनों उपक्रम काम करते हैं। यानी जिनको दवा दी गई थी वो भी ठीक हुए, और लगभग 3/4 वो लोग भी ठीक हुए जिन्हें मीठी गोलियां दी गई थी या जिनका इलाज प्लेसिबो से किया गया। तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? यानी कि जिसे वैज्ञानिक नसीबो इफेक्ट कहते हैं, वो क्या है? बस ऐसे ही कि हमें एहसास हो गया कि हमें कोई बीमारी हो गई है, हम कोई मुश्किल में पड़ने वाले हैं, और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद हमें वो मुश्किल पेश आती है, हम बीमार भी हो जाते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो एक दिन सड़क पर जा रहे थे, और वहाँ अमूमन आप देखते होंगे कि गाड़ियों के नीचे और नींबू और मिर्ची ये ज्वाइन करके लोग लगाते हैं कि उन्हें नज़र न लगे, और कई बार वो सड़कों पर भी पाए जाते हैं। हज़ारों लोग उसके ऊपर से जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सज्जन जब जा रहे थे तो उनका पैर उस पर पड़ गया। अब उन्हें लग गया कि कुछ तो अब गलत होगा, क्योंकि किसी ने वो तंत्र मंत्र करके डाला है और उस पर मेरा पैर पड़ गया, अब मैं फंस गया हूँ। और सच मानिए वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति बीमार क्यों है, इसकी तो कोई ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है। बाद में एक साइकोलॉजिस्ट ने उनका इलाज किया, और उसने किया यूं कि उसने एक ड्रामा क्रिएट किया है। एक ऐसे वेशधारी को बुलाया जो तंत्र मंत्र करने वाला था और ऐसे बैठा रहता था। उसने वो रूप और वेश बनाया था, और उससे कहा गया कि देखो ये जो शख्स हैं ये सारे कैसे भी मंत्र हों उसकी काट जानते हैं, ये सब समाप्त कर देते हैं, ऐसी चीज़ों को जो टोना और टोटका वगैरह होता है ये फिनिश कर देते हैं। उन्होंने कुछ अपना किया तंत्र मंत्र जैसा वो करते थे, कुछ हवन किया, कुछ हिलाया, कुछ ऐसे किया, कुछ अपना जो कुछ भी करते थे किया, और सच मानिए कुछ दिनों में ही वो सज्जन ठीक हो गए। तो ये मान लेने से कि कुछ गलत हो गया है हम बीमार पड़ सकते हैं, इसी को वैज्ञानिक नसीबो इफेक्ट कहते हैं। तो क्या बेल्जियम में बॉर्ने शहर के उन बच्चों के साथ यही हुआ था, या पूरे देश में ऐसा होने लगा था? जिसको पता चल रहा था कि उसने तो कोका कोला पिया है आज, और तब उसे लगने लगा कि उसकी तबीयत खराब होने, और वाकई तबीयत लोगों की खराब होने लगी। मनोवैज्ञानिक इसे मास साइकोजेनिक इलनेस कहते हैं। एक पूरा मास, एक पूरा समुदाय ही केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से बीमार हो जाए। तो क्या विचार इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने ताकतवर हैं अगर उन पर विश्वास किया गया? तो हमने देखा कि एक व्यक्ति विश्वास कर रहा था कि उसने अच्छी दवा खाई, वो अच्छे डॉक्टर के पास गया और वो ठीक हो रहा था, और वो ठीक होता है। हमने देखा कि आदमी ने विश्वास किया कि उसका पैर गलत जगह पड़ गया, वो किसी जादू या टोटके का शिकार हो गया है, तो वो बीमार हो गया। तो क्या बॉर्ने शहर में ऐसा ही हुआ?
ब्रेगमैन कहते हैं कि मान लीजिए जब हम ये समझ लेते हैं कि आदमी बुरा है तो हम करेंगे क्या। जब हम किसी को अच्छा नहीं समझते हैं तो हम उस पर संदेह करते हैं। हम संदेह करते हैं तो हमारी एक्टिविटी उसी अनुरूप होने लगती है। फिर हम उससे कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ चीज़ें बचाएंगे, हम उससे हमेशा सतर्क रहेंगे और ऐसी कंडीशन में हम उसे भी संदेह के घेरे में डाल देंगे। और तब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुंचती जाएंगी और पूरा समाज शंकालु हो उठता है। आप देखते हैं आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कई बार हम पाते हैं कि एक छोटी सी घटना से ही पूरा समाज, पूरा मोहल्ला, पूरा समुदाय आशंकित हो उठता है। अब जब आप किसी को भरोसे का काबिल नहीं मानेंगे तो फिर करेंगे क्या? फिर तो आप ऐसी हरकतें करेंगे ना जिससे निगेटिविटी पैदा होगी और यही पूरे समाज में फैलेगी। तो इसका मतलब विचार निरे विचार नहीं होते। अगर उन पर विश्वास किया जाए तो वो घटित भी होते हैं, वो फलित भी होते हैं। चतुर सुंदरम ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया कि जब वो कक्षा 8 में पढ़ते थे तो उनके साथ एक विद्यार्थी था जिसका नाम रुद्र दमन सिंह था। अब नाम तो सोच लीजिए, रुद्र शिव का एक रूप है रुद्र, और रुद्र तो विध्वंसक हैं, और रुद्र दमन सिंह, तीनों नाम जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने काफ़ी ताकतवर हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आक्रोशित हैं। और उनका स्वभाव भी ऐसा था, वो विद्यार्थी सबसे मारपीट करता था, सबसे चिढ़ता था, सबसे नाराज़ रहता था, सबसे दुश्मनी निभाता था, अपशब्द बोलता था, उसका कोई निदान नहीं था। ऐसे में उस स्कूल में एक टीचर आए जिनकी बड़ी चर्चा थी। वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और उन्होंने शायद एमएड भी किया हुआ था, ऐसा बताते हैं। चतुर ने बताया कि वो कुछ अलग तरह के आदमी थे। जब उनको पता चला कि रुद्र दमन की हालत ये है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उन्होंने एक अजीब सा खेल खेला। उन्होंने रुद्र दमन को ही मॉनिटर बना दिया और उनके माता पिता को बुलाया और कहा, देखिए ऐसा है, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे का नाम बदल दिया जाए। मैं समझता हूं कि इस बच्चे का जो नाम है इसका इसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि शिव का जो रूप रुद्र है वो विध्वंसकारी है। तो मेरा विचार यह है कि इसका नाम बदल दिया जाए। अब बच्चे को समझाया गया कि देखो ऐसा है। अब यहाँ भी एक झूठ बोला गया कि एक ज्योतिषी को तुम्हारी कुंडली दिखाई गई है, उसने कहा कि बच्चे को ये नाम सूट नहीं करता, इसका नाम बदल दिया जाए। अब उसका नाम विनय प्रकाश कर दिया गया। अब विनय मतलब मॉडेस्ट, वो जो विनम्र है, जो सबका ख्याल रखता है, मधुर बोलता है, अहंकारी नहीं है। लड़का, अब ज्योतिषी की बात थी, माता पिता कह रहे थे तो तैयार हो गया। उसका विद्यार्थी का नाम बदल दिया गया। चतुर बताते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इसके परिणाम दिखाई देने लगे। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर एक लीडर देखता हूं और तुम्हें अपने इस क्लास को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्लास बनाना है। और ये बात सच साबित हुई। उस वर्ष 8वीं कक्षा का वो जो क्लास था उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और विनय प्रकाश तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा। आज वो एक एमएनसीज में, एक कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत बड़े पद पर काम करते हैं। चतुर बताते हैं कि उसने उनसे कहा था बाद में कि जब सर ने मेरा नाम बदला और जब उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम क्लास को बहुत बेहतर बना सकते हो, तो मेरे अंदर बस एक धुन बनी रहती थी कि मैं सर के सामने शर्मिंदा ना हूँ और उन्हें भी उनके विश्वास को शर्मिंदा न करूँ। और लगातार इस प्रयास में मैं जो कुछ भी आज हूँ वो सर की वजह से ही हूँ। तो सर ने क्या किया, एक विचार कि मैं तुम में विश्वास करता हूँ, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम बदमाश नहीं हो, तुम लीडर हो, तुम इस क्लास को बदल सकते हो। और विनय प्रकाश ने वो काम कर दिखाया। अभी पिछले दिनों अमेरिका में एक शोध हुआ था कि एक बहुत फिसिडी सी क्लास, एक ऐसी क्लास जिसमें सब बदमाश बच्चे थे और पढ़ने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था, उन पर एक प्रयोग किया गया। उनका एग्ज़ाम लिया गया और सभी बच्चों को 80% से ऊपर नंबर दे दिया गया, 80% से ऊपर। बच्चों ने अपनी कॉपी देखी, सोचा अरे हम लोग तो शायद इतना अच्छा पढ़ते नहीं थे, इतना अच्छा नंबर कैसे आया।
उनके टीचर ने बताया कि तुम सब प्रतिभाशाली हो, बस तुम ठीक से ध्यान नहीं देते थे, इसलिए ऐसी सिचुएशन थी। और याद रखो कि अब इस पैरामीटर को, इस मानदंड को नीचे नहीं आने देना है। 6 महीने के बाद के दूसरे टेस्ट में पाया गया, जब उनका आईक्यू टेस्ट हो रहा था, कि सभी बच्चे ऑलमोस्ट 70 अंक अपने आईक्यू में ऊपर थे। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर व्यक्ति के अंदर वो भावनाएं भरी जाएं या उन्हें बताया जाए कि वो अच्छे हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम दिखाई देते हैं। तो क्या हम अगर पूरे मानव समाज के प्रति ये धारणा बनाएं और ये कोशिश करें, तो शायद हम इसी तरह कानून बनाएंगे। हो सकता है कि हमारे जेलें कम हो जाएं, हमें बहुत ज़्यादा कोर्ट और कचहरियों की ज़रूरत न पड़े, जैसा कि कुछ ऐसे देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखा जाता है। क्या ये संभव है? हालांकि ये कोई उपदेश नहीं है, और इसमें एक बात सच्चाई है कि हम सभी एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल जीव हैं। हमारे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और कई बार तो हम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। लेकिन शायद अगर ये धारणा बनाए कि हाँ ठीक है, हमसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है हमारे में कुछ बुराई भी है, ठीक है हमारे अंदर कुछ लिमिटेशन है, ठीक है कि कई बार हम अच्छी हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन मूल रूप से हम अच्छे लोग हैं, और इस विश्वास के साथ अगर हम मानवता को देखते हैं, तो शायद आने वाले भविष्य में हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारी दुनिया कुछ और सुंदर हो सके। ब्रैगमैन एक कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने कहा कि उन्हें इंटरनेट पर मिली है। एक बूढ़े दादाजी ने अपने पोते से कहा है कि जानते हो, हमारे अंदर 2 तरह के भेड़िए हैं जिनमें बहुत तेज़ी से संघर्ष हो रहा है, और वो हमारे अंदर ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर भी है, और वो पूरे समाज में सबके अंदर है। एक बहुत बुरा, दुष्ट, नीच, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, कुटिल और स्वार्थी है, और दूसरा उदार, सज्जन, सुख दुख में साथ देने वाला, मृदुभाषी और उदार है। और दोनों में अनवरत संघर्ष चल रहा है। हम इसको आत्मा के रूप में ले सकते हैं कि हमारे अंदर 2 आत्माएं हैं जिनमें संघर्ष है, या हम कह सकते हैं हमारे अंदर 2 व्यक्तित्व हैं जिसमें संघर्ष लगातार चलता रहता है, एक पॉजिटिव पक्ष का, एक नेगेटिव पक्ष का। तो उस नन्हे से छोटे से बच्चे ने कहा, दादाजी तो फिर इन दोनों में से जीतेगा कौन? और तब उसके पितामह ने हंस के कहा, वही जिसे तुम भोजन दोगे, जिसे तुम फीड करोगे। तो हम किसे फीड कर रहे हैं?